मार्वल अपने शुरुआती सालों में जिस ग्राउंडेड साइंटिफिक पार्ट के लिए फेमस था वो अब उससे थोड़ा दूर आ चुका है। पर अभी हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मार्वल के पुराने दिन वापस ले आएगा। सैम विल्सन जल्दी ही बड़े पर्दे पर कैप्टन अमेरिका के नाम से दिखने वाला है आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। और इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो कि बात कर रहा है मार्वल के फेज 1 और फेज 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को वापस लाने की। फेज 1 और फेज 2 की मूवीज ने ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को नंबर 1 फ्रेंचाइजी की पोजीशन दिलवाई है, पर फेज 3 के बाद मार्वल ने फेज 1 और फेज 2 वाले कुछ तरीके छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से कई लोग आज कहेंगे कि मार्वल से वो बात नहीं आ रही है। और इसका इलाज एक प्रोजेक्ट से नहीं होगा, पर कम से कम कैप्टन अमेरिका 4 की स्टोरी और उसका सेंट्रल विलन उस रास्ते निकल गए हैं जहां से वो फेज 1 और फेज 2 वाली वाइब फिर से आएगी। तो दोस्तों, मैं हूं अंजना और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के वापस आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और इवन थॉर मूवीज की तरह ग्राउंडेड अप्रोच रखने की, जिससे मार्वल के पुराने दिन वापस आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टीवर्स सागा को एंड करने वाली 2 एवेंजर्स मूवी हमारे सामने आएगी 2026 और 2027 में, पर ऐसा लग रहा है कि सोलो मूवीज को आखिरी धक्का मिलना अब शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 मार्वल मूवीज के मामले में बहुत हल्का है। हालांकि हल्का ये सिर्फ क्वांटिटी के नाम पर है, क्वालिटी वाइज ये बहुत हैवी साल है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के जुलाई में दिखने के बाद 2025 की शुरुआत होगी सैम विल्सन के साथ, जिसके बाद हम मिलेंगे थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर से। तो अगर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड माहौल को वापस पहले जैसा कर दे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिर से अपने कदम जमा पाएगा एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 को पुश करने के लिए। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ग्राउंडेड एमसीयू मूवीज के रिवाज को वापस ला रहा है। इनसाइड ऑफ यू विद माइकल रोजनबॉम के पॉडकास्ट में टिम ब्लेक नेल्सन, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क में सैमुअल स्टर्न का रोल प्ले कर चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो उस मूवी में उनके सर पे लगे चोट में हल्क का ब्लड गिरा था और वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उस इंसिडेंट की वजह से द लीडर के रोल में दिखेंगे। उन्होंने बताया कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड सुपर हीरो मूवी है जहां वो इस मूवी के विलन के रूप में आएंगे। इन सब के ऊपर इस एक्टर ने ये भी बताया कि मूवी का टेक ओवरऑल और इस विलन पर बहुत ग्राउंडेड होगा, जिसकी खुशी उन्हें भी है। अब मार्वल की एक बुरी आदत है कि वो कुछ ऐसी जगह ह्यूमर डाल देता है जहां माहौल के सीरियस होने की जरूरत थी, और ऐसा लगता भी है लीडर को देखते हुए कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है इस कैरेक्टर के साथ, पर ग्राउंडेड अप्रोच कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहा है उस सीरियसनेस का जिसकी जरूरत है। इन सब के साथ मूवी में जो कैप्टन अमेरिका है उसने भी कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया है, ना ही उसके पास कॉमिक्स के सैम विल्सन की तरह सुपर पावर्स हैं। तो ये चीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड को उन सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा ग्राउंडेड बना रही है जो कि हाल फिलहाल हमें मार्वल स्टूडियोज की तरफ से दिखे हैं। यहाँ जो अकेला सुपर सोल्जर सीरम के असर से बड़ा बना कैरेक्टर होगा वो होगा रेड हल्क, जिसको प्ले करेंगे हैरिसन फोर्ड, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं लेट विलियम हर्ट को यानी थैडियस रॉस को। उनका कैरेक्टर भी कंफर्म हो चुका है मैकडॉनल्ड्स के एमसीयू टाई इन प्रमोशनल मटेरियल के थ्रू। हालांकि एक हल्क के दिखने से भी इस बात की गारंटी कम नहीं हो जाती कि ये प्रोजेक्ट अपनी सेटिंग, स्टोरी और टोन के मामले में बहुत ग्राउंडेड होगा, पर एमसीयू अपने ग्राउंडेड ओरिजिन से बहुत दूर आ चुका है। ग्राउंडेडनेस का मतलब है एमसीयू की स्टोरी में लॉजिक पहले सेंसिबल और सिंपल हुआ करते थे। ऑब्वियसली ये सब फिक्शन है, पर इस फिक्शन का दिया हुआ लॉजिक ऑडियंस को मोटिवेट करता था। यहाँ बड़े बड़े एलिमेंट्स दिखाए जाते थे रियल वर्ल्ड से जोड़ते हुए। आयरन मैन सूट रियल नहीं है, पर उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि उसे देखने वाले उसकी पॉसिबिलिटी पर शक नहीं करते थे। थॉर बहुत हाई फैंटेसी से जुड़ा हुआ है, पर थॉर को पहली मूवी के ज्यादातर हिस्सों में मैक्सिको में दिखाया गया और उसको गॉड्स के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस मॉडल की तरह समझाया गया। इवन थॉर भी पहली थॉर मूवी में मैजिक और टेक्नोलॉजी को एक ही बता रहा था। प्लस थॉर द डार्क वर्ल्ड में जेन फॉस्टर तुरंत एसगार्डियन टेक को समझ जाती है कि वो क्वांटम फील्ड जनरेटर है। ये साफ साफ बताता है कि उस समय मार्वल थॉर की स्टोरीज को भी ग्राउंडेड रख रहा था, पर जैसे जैसे थॉर फ्रेंचाइजी आगे गई मैजिकल एबिलिटीज का एक्सप्लेनेशन गायब हो गया। बाइफ्रॉस्ट को टेलीपोर्टेशन डिवाइस बताया गया था जो कि वर्म होल के थ्रू लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था, जो कि एक की के थ्रू ऑपरेट करता था यानी कि होफंड। पर बाद में सीधा हाइमडाल में मैजिकल एबिलिटीज दिखा दी गई बाइफ्रॉस्ट की। मैं यहाँ ये भी पॉइंट करना चाहूंगा कि एमसीयू अपने अर्ली फेजेस में कई ऐसे काम करता था जिससे नॉर्मल ऑडियंस तुरंत इनके फैन बन जाते थे। कॉल बैक्स और लॉन्ग रनिंग डिटेल्स जितने फेज 1 और 2 में दिखे उतने आगे नहीं दिखे। आयरन मैन का हाथ लगातार चोट खा रहा था, कैप्टन अमेरिका सबसे ज्यादा दर्द में आई कैन डू दिस ऑल डे बोलते थे, टोनी स्टार्क हर प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम को ठीक करता था अपने सूट में, आयरन मैन की एंग्जाइटी, ये सारी डिटेल्स एमसीयू को रिलेटेबल बनाते थे। मैं एक और एग्जांपल यहाँ रखना चाहूंगा। आपको पहले एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन का शील्ड हेलिकैरियर को रिपेयर करने वाला सीन याद है? यहाँ आप ग्राउंडेडनेस का लेवल देखो। शील्ड हेलिकैरियर पर अटैक हो रखा है, एक रोटर खराब है, निक फ्यूरी वहां अपने टेक्नीशियन नहीं भेज रहे बल्कि वो भेज रहे हैं सबसे जबरदस्त इंजीनियर को अपने आयरन मैन सूट में, जो कि उस रोटर को ठीक करने के साथ साथ उसे वापस स्टार्ट भी कर सकता है अपने सूट की मदद से। आयरन मैन फैंस का फेवरेट एक दिन में नहीं बन गया था। आप याद करो कि आयरन मैन एवेंजर्स मूवी की शुरुआत में क्या कर रहा था, वो आर्क रिएक्टर टेक को यूज कर रहा था स्टार्क टावर को पावर करने के लिए।
आयरन मैन इस सीन में सिंगल हैंडेडली एनर्जी शॉर्टेज के इशू से डील कर रहा है। आप सोचो ये माहौल था फेज 1 में। एक और एग्जांपल लेते हैं ग्राउंडेडनेस का। नॉर्मली किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस बारे में बात होती है कि एक सुपर हीरो जब एक वर्ल्ड थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो बाकी सुपर हीरोज कहाँ हैं। तो इसके लिए पहले फेज में दिखाया गया था फ्यूरीज बिग वीक, जहां ये दिखाया गया कि न्यूयॉर्क में हल्क का अटैक, आयरन मैन 2 में विप्लैश वाला अटैक और मैक्सिको में डिस्ट्रॉयर का दिखना, ये सब एक हफ्ते के अंदर हुआ था, जिसे कहा गया फ्यूरीज बिग वीक। वेपन्स को लेकर भी डिस्कशन नेक्स्ट लेवल था पहले 2 फेजेस में। जबरदस्त आयरन मैन आर्मर्स, वाइब्रेनियम शील्ड जो कि कितने भी बड़े अटैक को झेलने के बाद भी नहीं टूटते थे, हर तरफ लॉजिक था। इवन फेज 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने की कोशिश हो रही थी कि कैसे सॉर्सरर्स मल्टीवर्स की एनर्जी को मैजिक के थ्रू कंज्योर कर रहे थे। तो ग्राउंडेडनेस एक टाइम पर एमसीयू की सोल थी, जो कि उसे हेल्प कर रहा था पॉप कल्चर के सुपर हीरो जॉनरा को गिने चुने लोगों में फेमस करने के बजाय मेन स्ट्रीम में धूम मचाने में। क्योंकि सुपर हीरो मूवीज के अनरियलिस्टिक डिटेल्स कुछ लोगों को स्ट्रेट अप सिली लगते हैं। सुपरमैन, ब्लेड और एक्समैन मूवीज इस सिलीनेस से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने से पहले आयरन मैन ने इस सिलीनेस वाले बैरियर को आते ही तोड़ दिया। आयरन मैन में टेक का डिस्कशन इतना जबरदस्त था कि ये सुपर हीरो मूवी बाद में है और क्लासिक एक्शन मूवी पहले है। इवन ऐसी ऑडियंस जो सुपर हीरो जॉनरा की तरफ आती भी नहीं थी, वो आयरन मैन को देखकर तुरंत इस जॉनरा के फैंस बन गए। पर फेज 3 के बाद ये माहौल बहुत बदल गया, क्योंकि तब एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे गायब होते चले गए और फैंस को सीधे सीधे एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो सुपर हीरोज के हर मूव को बिना लॉजिक के समझे। यहाँ जहाँ शुरू में एमसीयू में बैलेंस बना हुआ था ग्राउंडेडनेस और फैंटेसी का, वही ये बैलेंस बिगड़ गया और रह गया सिर्फ फैंटेसी। पर एमसीयू को अब वापस इस ग्राउंडेडनेस और फैंटेसी के बीच बैलेंस लाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुपर हीरो मूवी ग्राउंडेड होगी तभी उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। कई सारी एमसीयू मूवीज हैं जो कि जबरदस्त है अपनी सेटिंग और स्टोरी में, जहाँ सीधे सीधे साइंस फिक्शन की बात हो रही है। हाल फिलहाल ही गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। ग्राउंडेड स्टोरीज के होने का ये मतलब नहीं है कि फैंटेसी को पूरी तरह निकाल के बाहर फेंक दो। यहाँ प्रॉब्लम है बैलेंस का। कॉस्मिक एडवेंचर अच्छे हैं, पर एमसीयू अपने फेज 1 और फेज 2 में अपनी स्टोरीज को इंसानों से जोड़ रहे थे। मार्वल यूनिवर्स में कई ऐसी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टोरीज हैं जो कि रियल वर्ल्ड में मेल खाती हैं, जिनको आप एवरीडे लाइफ से रिलेट कर सकते हो और इन्हें एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। तो मार्वल को वापस जमीन पर आने की जरूरत है, जहां हैवी साइफाई और फैंटेसी से ज्यादा रियलिज्म दिखाया जा सकता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड बहुत अच्छा मौका है मार्वल के पास अपने ग्राउंड लेवल साइड पर वापस आने का, ताकि मल्टीवर्स सागा एक हाई नोट पर एंड होने के लिए रेडी रहे 2027 में। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ग्राउंडेड होने की और कैसे मार्वल को और जरूरत है इस रास्ते पर चलने की, ताकि मार्वल के पुराने दिन वापस आ जाए और उन फैंस को वापस मजा आए जो मार्वल की ग्राउंडेड स्टोरीज की वजह से फैन बने थे। पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या किसी को नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हल्क को अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर।